Okay, so good afternoon everyone. मेरी आवाज आ रही है सभी को? I'm audible? Yes, sir. Good afternoon. So I hope सभी आ गए। कोई और आएगा? 6 तो अभी हैं ही यहाँ पे, बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आ जाएंगे कोई ना कोई। हर बार मैं देखता हूँ कोई नए बच्चे आते हैं, कभी कोई चले जाते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा कुछ थोड़ा? एनीवन? कुछ हिंट दे दो, पता तो चलो। बोलिए बोलिए। सर लास्ट क्लास में सब हाँ बताइए। देखो एक्चुअली मेरे पास सेव नहीं है, तो मैं इससे आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर आप बता दो ज्यादा बेटर है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ लिए थे। रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, बोहर मॉडल पढ़ लिया था। Yes, sir. बोहर तक हो गया था? बोहर के आगे भी हुआ था या बोहर लास्ट बोहर ही हुआ था बस? सर उसकी लिमिटेशन करवा दी थी। हाँ, तो मतलब बोहर तक हो गया था। आप लोग नोट करते हैं ना, ये तो नहीं कि मैं बस अभी लिख के छोड़ देता हूँ। आप लोग कॉपियों पे नोट भी कर लिया करो अपना, थोड़ा पढ़ने के लिए याद भी रहा करेगा। मुझे लगता है कल से आज आपकी कॉपियां चेक करूंगा मैं, एंड में ऐसे दिखाना आप सब कि आप लिख भी रहे हो। चलिए, तो मैं नेक्स्ट शेयर करता हूँ, व्हाइट बोर्ड पे ही कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, इसको घुमा के इधर ले दो, यहाँ पे कर। दिख रहा है? दिख रहा है। चलिए, हमने बोहर्स पोस्टलेट की बात कर ली थी। आज हम थोड़ा सा पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखेंगे। देखो बेसिकली बोहर ने 3-4 चीजें बताई। आपको पता है भी बोहर ने ये तो बता ही दिया था कि भाई हमारे पास वही एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट है, वो गिरता क्यों नहीं है, घूमता ही क्यों रहता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोहर ने बता दी थी बेसिकली। मैं अगर आप अब अगर कोई आपसे कहता है कि बोहर ने ये सब तो बता ही दिया, पर बोहर ये क्या था कि भाई अगर मैं कहता हूँ सपोज कि स्पेक्ट्रम कैसे डिजाइन, तो बोहर ने स्पेक्ट्रम पे भी काम किया। सबसे पहली चीज तो यही कि स्पेक्ट्रम होता क्या है, ये बोहर ने बताया। ठीक है, अगर अब मैं आपको बोलूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम आप किसको कहोगे? तो देखो बेसिकली स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की या किसी भी सॉरी मैंने इलेक्ट्रॉन लिख दिया, एनर्जी लिखना, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कि आप ये सब नोट करते रहना, ठीक है? और अगर स्क्रीनशॉट लेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बट इसको लिख लेना है आपको कॉपी में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसके पास कोई एनर्जी होगी, और वो एनर्जी कैसे एक्सपेंड हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो स्पेक्ट्रम बताते हैं। अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से अलग अलग होते हैं। हमारे पास स्पेक्ट्रम की बहुत तरीके की कैटेगरी है। हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो है ही, लाइन स्पेक्ट्रम है, और जो बेसिकली आपको देखते हैं बार कोड वगैरह, वो सब स्पेक्ट्रम और उससे ही बनाया जाता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के केस में इन्होंने कुछ ऐसे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन समझाया, और लिमिटेशन इसकी यही है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बना पाए, बाकी सब पे नहीं बनाए, वो सब बाद में बना। तो एक लिमिटेशन ये है कि पर बोहर ने बनाया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो ये अच्छा है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा ये याद रखना। अब जैसे मैंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, तो हम मान के चलते हैं कि ये ग्राउंड स्टेट होती है हमारी, ग्राउंड के बाद एक और सेकंड स्टेट है,
ये ऐसे स्टेट होती है। ये स्टेट का मतलब मैं यहाँ ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्टेट से? ऑर्बिट्स की बात कर रहा हूँ। जैसे हमने अभी पढ़े थे ना कि एटम है, तो एटम के चारों तरफ ऐसे यहाँ पे ऐसे ऑर्बिट होते हैं। ये आप यहाँ देख लो, यहाँ बना देता हूँ ऐसे 1 2 3 ऐसे कितने भी ऑर्बिट हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे हम कितने भी ऑर्बिट बना सकते हैं, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट हजारों ऑर्बिट। ठीक है, तो ये ऑर्बिट्स को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। तो मानो ये है ऑर्बिट, ये ऑर्बिट है, एक और ऑर्बिट बना दिया, ऐसे भी बना। अब मैं मान के चलता हूं कि ये n बराबर 1 है, फर्स्ट ग्राउंड है, ये n2 है ऑर्बिट, ये n3 है, ये n बराबर 4 है हमारा, ये n बराबर 5 है, ये n बराबर 6 है हमारा, ये n बराबर 7 है, और ये n बराबर 8। ऐसे हमारे टोटल मान के चलिए आप 8 ऑर्बिट। अब मैं कहता हूं कि इन 8 ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस आनी। तो मैंने क्या बोला, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक मतलब क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है, यानी कि ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में कहां तक जा सकती है और कहां तक आ सकती है। तो जैसे हमने देखा कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट होने का मतलब है कि किसी भी स्टेट तक जा सकता है। कहने का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट स्टेट में, तो वो हो सकता है 8th स्टेट से ग्राउंड तक आ रहा हो सकता है वो 7th स्टेट से ग्राउंड तक आ रहा हो, ऐसे हो सकता है वो 6th स्टेट से ग्राउंड तक आ रहा हो सकता है वो 5th स्टेट से आ रहा हो, 4th से आ सकता है, 3rd से भी आ सकता है, 2nd से भी आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसा स्पेक्ट्रम जिसमें ग्राउंड स्टेट 1 ही हो, फर्स्ट स्टेट है, और उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं तक भी हो सकती है, 8th स्टेट तक हो सकती है, 7th तक हो सकती है, 6th, मतलब ये कितनी भी हो सकती है, तो उस वाली सीरीज को हम लाइमन सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइमन सीरीज। इसका नाम है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज वो सीरीज है जिसमें ग्राउंड स्टेट जो है वो आपकी 1 होती है, 1 में आता है सब कुछ लॉट। ठीक है, और फाइनल स्टेट आपकी कुछ भी हो सकती है, फाइनल स्टेट तो कोई भी, यहाँ 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, सो। ठीक है, तो ये हमारी ग्राउंड स्टेट। इसी तरीके से हम मान के चलते हैं कि अगर सेकंड स्टेट की बात करें, तो इसमें मैं कहता हूं कि सपोज एनर्जी 8 से इलेक्ट्रॉन लौट के कहां पे आ गया, सेकंड स्टेट में आ रहा है। हो सकता है ऐसे आ रहा हो, यहाँ और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है लौट के सेकंड स्टेट। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन अब कहाँ आ गया, सेकंड स्टेट में लौट के आ गया, तो इसको हम कहते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज। ठीक है, फर्स्ट स्टेट में कौन सी थी, फर्स्ट स्टेट में लाइमन थी, सेकंड स्टेट में बामर सीरीज थी। अगर इलेक्ट्रॉन आपका लौट के किस स्टेट में आता है, थर्ड स्टेट में आता है, यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राउंड की कहां पे है, थर्ड पे है। तो थर्ड स्टेट के केस में इसको हम बोलेंगे, ये थर्ड स्टेज है हमारी। ठीक है, तो अगर थर्ड स्टेज में लौट के आता है तो इसको हम बोलेंगे ब्रैकेट, सॉरी ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट में है। ठीक है, इसके बाद आता है यहाँ पे, अगर फोर्थ स्टेट में लौट के आ रहा है, यहाँ लौट के आ रहा है, तो इसको आप बोलते हो पाश्चन सीरीज। और अगर आ रहा है वो इस स्टेट में, इसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। अगर सपोज ये और है, स्पेक्ट्रल लाइंस थोड़ी बड़ी और कर लो। ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि वो इस स्टेट में आ गया, इस स्टेट में अगर लौट के आता है, फिफ्थ स्टेट में, यहाँ से, इसको हम बोलते हैं फुंड सीरीज, पी फुंड। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, ये समझिए आप।
इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारे पास स्पेक्ट्रम का मतलब था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, की एनर्जी कैसे कैसे ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर किसी की ग्राउंड स्टेट 1 है और उसकी एनर्जी किसी भी स्टेट तक डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, 8, 9, 10 तक हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन लौट के ग्राउंड में ही आएगा। तो अगर एनर्जी स्टेट ग्राउंड है 1 है और उसकी फाइनल स्टेट कुछ भी हो, तो उस सीरीज को लाइमन सीरीज बोलेंगे। अगर किसी की ग्राउंड स्टेट 2 है और उसका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी स्टेट तक है, तो उसको बामर बोलेंगे। अगर किसी का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड स्टेट तक ही है, थर्ड स्टेज से लेके है, तो ब्रैकेट है, पास्टन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें एक तो ये पूछते हैं, एक ये पूछते हैं कि जो लाइमन सीरीज है ये अल्ट्रा वायलेट लाइट निकालती है। जो लाइमन सीरीज है कैसी लाइट निकालती है? यूवी लाइट निकालती है। जो बामर सीरीज है ये इंफ्रारेड लाइट निकालती है, आईआर रीजन में लाइट, इंफ्रारेड, सॉरी उल्टा मैं गलत लिखा हूं, ये बामर सीरीज जो है वो विजिबल लाइट निकालती है, विबग्योर वाली जो होती है विजिबल लाइट जो हमें दिखती है। और ये तीनों जो हैं ब्रैक, ये पास्टन, पीफुंड और ब्रैकेट, ये तीनों जो हैं वो इंफ्रारेड रीजन में लाइट निकालते हैं। अब इसका क्या मतलब है वो समझिए आप। देखिए मैं आपको एक चीज बताई थी कि जब हमने बॉहर के थर्ड पोस्टुलेट की बात की थी, तो हमें ये पता था कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है तब अपर स्टेट में चला जाता है, और जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, जब अपने घर वाले स्टेट में वापस आता है, तब वो एनर्जी रिलीज करता है, तब वो लाइट रिलीज करता है। तो ये लाइट ये होती है बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट 1 में आ रहा है लौट करके, तो उसमें वो यूवी लाइट रिलीज करेगा। और उस पूरी सीरीज का नाम क्या है? जिस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज, अगर वो ग्राउंड स्टेट 1 है। अगर सेकंड स्टेट में लौट के आ रहा है तो बामर सीरीज में, थर्ड में ब्रैकेट, फोर्थ में पास्टन, पी में पी4। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वेव नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ वेव लेंथ लेके। इससे हम वेव नंबर निकालते हैं कि कितनी वेव नंबर होगी। तो उसका फॉर्मूला है दैट इज 1/r रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये बस फॉर्मूला ऐसे ही जान लो आप, इससे कुछ क्वेश्चन तो नहीं आएगा। और ये पूछ लेते हैं वेव नंबर का, कितनी वेव है आएंगी ऐसे। क्या तो आपसे 3 बातें याद रखनी है। पहले तो कि अगर जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लाइमन सीरीज क्या होती है जिसकी ग्राउंड स्टेट 1 होती है, बामर सीरीज क्या होती है जिसकी ग्राउंड स्टेट 2 है, ब्रैकेट सीरीज जिसकी ग्राउंड स्टेट 3 है, पास्टन सीरीज जिसकी ग्राउंड स्टेट 4 है, पीफुन सीरीज जिसकी ग्राउंड स्टेट ये 5 है। ठीक है, पीफुन, ब्रैकेट और पास्टन तीनों इंफ्रारेड रीजन में लाइट इमिट करती है, बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाइट इमिट करती है, और आपकी जो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाइट इमिट करती है। इज इट क्लियर और नॉट? बताइए जल्दी से सबको। क्लियर हुआ ये सबको? यस सर, Yes, sir. क्लियर सर। Yes, sir. बाकी जितने बैठे हैं सब ऐसे जल्दी जल्दी थम्स अप दे दिया करो। सर फॉर्मूले में आर क्या डिनोट कर रहा है? अंशिका मुझे आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप कुछ कह रहे हैं? सर फॉर्मूले में आर क्या डिनोट कर रहा है? अच्छा, आर, आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है। आर इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू होती है फिक्स 1067 समथिंग करके, कुछ 10977 समथिंग होती है, मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, तो आप देख लेना रिडबर्ग कांस्टेंट। तो 10977 कुछ ऐसे वैल्यू है, पॉइंट नहीं होता, सीधे कांस्टेंट वैल्यू, उसको देख लेना आप बस। ठीक है, बट ये फॉर्मूला वेव नंबर निकालने का इसका यूज नहीं है, बस वैसे ही पढ़ लो आप। बाकी आपको पता यही होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम के अंदर किस किस रीजन में लाइट आती है और कौन कौन सी सीरीज। ठीक है, ओके सर। ओके ठीक है। नाउ ओके, डन हो गया। नेक्स्ट चलें आगे। यस सर। ओके, इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना था ले लिया। चलिए नाउ अब देखिए, हमने अभी तक बात की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात की और ये सारी चीजें समझी। इससे पहले एक चीज और हम जानेंगे आगे चलने से पहले, डुअल नेचर ऑफ लाइट। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, हमारे पास जो लाइट है, व्हाइट लाइट जिसको हम कहते हैं बेसिकली, तो जो सन से हमें लाइट मिलती है वो कैसी होती है? व्हाइट लाइट बोलते हैं उसको। अब आप वो उसको चाहे अलग अलग कलर्स में तोड़ो या ना तोड़ो, और उसी को आप विबग्योर में तोड़ देते हैं। विबग्योर आप लोगों को पढ़ा होगा, आप सबने विबग्योर पढ़ाई।
इंद्रधनुष वाला जो सातों रंग है, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये मैंने शायद पहले बताया है आपको, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसमें आपको पता है रेड ऊपर की तरफ वेवलेंथ हमेशा बढ़ती है, ऊपर की तरफ सॉरी वेवलेंथ हाँ घटती है, वेवलेंथ ऊपर की तरफ डिक्रीज होंगी ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ बढ़ेंगी वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ इंक्रीज होगी नीचे की तरफ, ठीक है। और ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी जो ऊपर है इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी ऊपर की तरफ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में उल्टा रिलेशन। और नीचे की तरफ फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी आपकी, डिक्रीज। ये चीज क्लियर है। तो व्हाइट लाइट में आपने, व्हाइट लाइट बेसिकली क्या होता है, विबग्योर का एक कॉम्बिनेशन है और इन सातों कलर्स को मिला के हमारी व्हाइट लाइट आती है, ठीक है। तो ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, इसमें आपको पता होना चाहिए कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की कम होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें एक आध क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछते हुए पढ़। अब जो मुझे मेन बताना है कि जो हम सूरज से जो लाइट बेसिकली लेते हैं, ये जो लाइट है ना, ये दो नेचर को शो करती है। दो नेचर का मतलब क्या है, एक तो साइंटिस्ट हुए मैक्सवेल नाम के, मैक्सवेल ने एक नेचर दिया या एक थ्योरी दी, दैट इज वेव थ्योरी। क्या है, वेव थ्योरी। और एक नेचर था प्लैंक्स का, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। ये मैंने पहले बताया आप लोगों को, ठीक। तो अब आप सुनिए, मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई जो हमारी लाइट है ना, वो उसमें वेव नेचर है, वो ऐसे वेव की फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अल्टरनेट क्रस्ट, लाइट हैज वेव नेचर। प्लैंक्स ने बोला ना जी ना, वेव नहीं है, ये तो ऐसे बंडल्स की फॉर्म में चलती है, ऐसे पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें चलती है, जिनको हम क्वांटास बोलते हैं, क्वांटा कह लो या फोटोन्स कह लो, ये तो बंडल्स की फॉर्म में चलती है, क्वांटा और बंडल्स ऐसे। इसका मोशन ट्रांसवर्स नहीं है, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जैसा। अब क्या दिक्कत है कि ये दोनों थ्योरी सही है, आमतौर पर साइंटिस्ट किसी एक को डिसअप्रूव कर सकते थे। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, ये वो फिनोमिना है जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते, किसी से हो सकते हैं और किसी थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। ऐसी कुछ फिनोमिना है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जो इस क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन हो सकते हैं, वेव से नहीं हो सकते। अब ये दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई कि क्या सही है, किसको लिया जाए। एक साइंटिस्ट थे, डी ब्रॉजली नाम था उनका, मैं इसको यहाँ मिटा दूं या इसको इधर रख देता हूँ, हाँ यहाँ लिखते हैं। मैं एक सेकंड कलर ले लेता हूँ दूसरा। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था डी ब्रॉगली, क्या था, डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या था, उन्होंने कहा कि लाइट हैज डुअल नेचर। इन्होंने बोला कि भाई जो लाइट है ना, इसमें डुअल नेचर है, एक नहीं है। लाइट में दोनों नेचर है, वेव भी और पार्टिकल। क्वांटम को हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर। इसके मतलब क्या है कि लाइट के अंदर पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है, दोनों नेचर। और इन्होंने क्या करा, इसने मैक्सवेल ने प्लैंक्स जो आइंस्टीन इक्वेशन थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली, E बराबर mc², उसको ही यूज कर दिया टू एक्सप्लेन द वेव नेचर, कि एनर्जी इतनी होती है। और इसने कहा कि फोटोन्स की एनर्जी E बराबर h में होती है। तो डी ब्रॉगली ने क्या किया, दोनों उठा लिया,
E बराबर mc स्क्वायर भी उसे पता थी और E बराबर h न्यू भी पता थी कि भाई प्लैंक्स की है और ये मैक्सवेल की, ये 1 एंड ये 2, इनने दोनों मिला डाली, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को मिला दिया। तो उसने क्या करा, इन दोनों को बराबर रख दो, mc स्क्वायर बराबर h न्यू। न्यू है, ये न्यू का मतलब क्या होता है, न्यू यहाँ पे जो है न्यू फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी c अपॉन लैम्डा के बराबर होती है हमारी, c अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो E बराबर mc स्क्वायर बराबर h न्यू तो हमारा है ही है, ठीक है। इसको आपको करना क्या है, सीधे सीधे देखिए, ये तो यहाँ हो गया आपका, है ना। अब यहाँ देखो mc स्क्वायर बराबर h न्यू की जगह हमने लिख दिया c अपॉन लैम्डा, हमारा ये फॉर्मूला होता है, c से c काट दिया, तो ये हो गया mc इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। लैम्डा की अगर वैल्यू निकालें तो h अपॉन में mc, ये फॉर्मूला आ गया। c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को डिनोट कर रहा है, बेसिकली यहाँ c को v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी, जनरली तो हम लाइट ही लेते हैं, तो इसको लैम्डा बराबर h अपॉन एम बी, ये फॉर्मूला होता है, इसको कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये डी ब्रॉगली ने दिया था, तो ये डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है, ठीक है। तो ये कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं किसी क्वेश्चन में कि आपको एच दे दिया हो, एम बी दे दिया हो, और वो कहे आपसे कि डी ब्रॉगली की वेवलेंथ निकालिए या ये चीज कैलकुलेट कीजिए, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाउ कैलकुलेट, ठीक है। क्लियर है, डन। यस सर। ओके, कपिल को सबसे पहले समझ यस आता, सर। बाकी अंशिका को भी समझ आ गया, यस सर। एनीवन एल्स, और लोग भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि इन्हीं बच्चों को बोलना है। आई गेस वी हैव 7 or 6 पार्टिसिपेंट्स ना। ओके निशा, डन, ठीक है, थैंक यू। नाउ आपको स्क्रीन पे कोई पैच तो नहीं दिखाई दे रहा अभी व्हाइट बोर्ड के ऊपर, कोई ऐसे पैच वैच दिखता नो, है? नहीं, नो सर। हाँ, नो सर। नो सर। इसका मतलब ये पैच में शो नहीं होता, ठीक है, चलिए फिर, अच्छा चल। नाउ ये हमने डी ब्रॉगली और ये चीजें तो हमने देखी ली, अब हम थोड़ा सा और चीजें देख लेते हैं। ये उतार लिया आपने, इसके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया, मैं क्लियर कर दूँ, कर ले रहे। कर लो। डन, यस सर। यस सर। चल अब देखिए, अब हमने क्या किया अभी तक, हमने डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ा, हमने ये सारी चीजें पढ़ ली और हमें बेसिक चीजें भी पता होगी। एक प्रिंसिपल और हमारे पास काम करता है, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेसिकली हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, कोई बहुत नई बात तो नहीं कही, सबको चीज पता थी, बट इन्होंने समझा दी या बता दी तो नाम हो गया, और कुछ नहीं। जैसे मैंने कहा ना, आज से पहले सेब भी नीचे गिर रहे थे, और जिस दिन न्यूटन के ऊपर गिर गया उस दिन ग्रेविटी पता चली, मतलब कहावत ऐसी बनती है। तो ऐसे हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, इन्होंने ये बोला दैट इट इज इम्पॉसिबल या इट इज अनसर्टेन टू डिटरमाइन या impossible to determine the velocity and the position velocity and the position
ऑफ ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है और वो अपने ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है यहाँ पे सपोज, तो इस इलेक्ट्रॉन की, इस घूमते इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एंड पोजीशन, ये दोनों आप एक साथ नहीं निकाल सकते, साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, इट इज अनसर्टेन और इम्पॉसिबल। साइमल्टेनियसली आप ये चीज फाइंड नहीं कर सकते। हमने कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज लेस देन, ये फॉर्मूला दे दिया, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि ये हमेशा बढ़ा रहता है इस वजह से। क्योंकि आप कल्पना करके देखिए कि आप कोई चीज बहुत तेजी से घूम रही है, अब उसकी पोजीशन तो स्टेबल ही नहीं, जितनी देर में आप पोजीशन के ऊपर फोकस करेंगे वो उसका वहां से निकल जाएगी, तो आप कैसे मानोगे, कैसे उसको कैलकुलेट। तो ये चीज तो पहले भी पता थी, बट हाइजेनबर्ग ने इसमें एक एडिशन कर दिया, उसने बोला इफ वी हैव टू डिटरमाइन if we have to determine any one, then other is taken as constant. अगर हमें कोई एक निकालना है तो दूसरे को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। यानी कि इफ आपको x फाइंड आउट करना है अगर, देन आप क्या करो, v को कांस्टेंट करो, वेलोसिटी को कांस्टेंट। और यदि आपको क्या फाइंड आउट करना है, अगर आपको v निकालना है तो उस केस में आप क्या करो, x को कांस्टेंट। ठीक है, ये मीटिंग अभी 10 मिनट बाद ओवर होगी, आप रिज्वाइन करेंगे सब लोग, ठीक है, अगर चल जाए, कट हो जाती है। तो बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक साथ नहीं निकाल सकते, आपको एक को कांस्टेंट मानना। जैसे मैंने कहने का मतलब ये है कि एक चीज है, एक एक्स और बी घूम रहा है, तो मुझे पता है कि भी ये इलेक्ट्रॉन जो है हर 2 सेकंड में यहाँ आ जाता है, मैं इसकी एक पोजीशन को फिक्स कर देता हूँ कि यहाँ आएगा, इसके बेस पे मैं इसकी वेलोसिटी निकालता हूँ। या फिर मैं इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट मान दूं कि मैं कहता हूं कि ये लाइट की स्पीड से चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी कर देता हूं लाइट वाली, तो मैं इसकी पोजीशन निकालता हूं। तो एक चीज को कांस्टेंट मान के आप निकाल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आपको ये कंडीशन याद रखनी है बस, एक तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी वाली जो मैंने ये अभी आपको बताई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ ही आपको क्या याद रखना है कि ये तो है ही है, फॉर्मूला जो है दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर मोर देन h अपॉन 2 और इसमें जो हमारा p होता है मोमेंटम होता है, तो m इंटू डेल्टा पी इस h अपॉन 2 और ये m उधर चला जाएगा, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वी। डेल्टा हम चेंज की वजह से लगा रहे कि स्टेबिलिटी नहीं है 2 तो ये भी एक फॉर्मूला है। तो ये है हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है? बताइए। यस सर। गुड, यस सर। वेरी गुड, यस सर। चलो थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं आगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए पास। नाउ अब हम कुछ चीजें समझते हैं। बेसिकली हमारे पास कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं, बट उससे पहले हम एक चीज समझते हैं। आप लोगों ने ये शेल पढ़ा होगा वर्ड, और एक सब शेल पढ़ा होगा। शेल और सब शेल पढ़े हैं। शेल को हम ऑर्बिट्स कहते हैं और सब शेल को हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो आपको याद क्या रखना है वो मैं बता, आपने कुछ ऑर्बिट जरूर पढ़े होंगे, दैट इज के, एल, एम और एन। ये ऑर्बिट पढ़े होंगे, सब शेल कह लो, शेल कह लो, कुछ भी नाम दे दो।
K शेल पढ़ा होगा, L शेल पढ़ा होगा, M पढ़ा होगा और N पढ़ा होगा। इनके अंदर बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। जैसे हमारे पास जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल हो रहे हैं। कन्फिगरेशन का सीधा मतलब इतना सा है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं अगर सोडियम की बात करूं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 11। और अगर आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना हो तो आप कैसे करोगे वो, मैं अगर KLMN की केस में ही बोलूं तो आप भरोगे 2 इसमें भरोगे, 8 इसमें भरोगे, 1 ऐसे भरोगे, 2 8 18 1 ऐसे तो भरते हैं। यस सर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको कहता हूं कि सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसका अगर मैं कन्फिगरेशन करोगे तो कैसे करोगे 2 2 6 और 6। अगर मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जांपल आपको कैल्शियम का करना हो, कैल्शियम का 20 है, तो कैसे करोगे 2 8 8 2। 2882। ठीक है, तो ये हमारा एटॉमिक कन्फिगरेशन इस तरीके से चल रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, देखो अब आप इसको ना थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये तो मैंने पढ़ लिया, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है। ये शेल कोई नई चीज नहीं है, ऑर्बिट को ही शेल कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में ही होता है। पर ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं ऑर्बिटल। जैसे शेल के अंदर मैं अगर शॉर्ट में बोलूं तो शेल के अंदर क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ऑर्बिट आपका घर है और घर के अंदर क्या है, कमरे कह लो। अब मैं आपको कहता हूं कि आप घर में रहते हो, तो घर का मतलब आप घर में कहाँ रहते हो, घर में कह रहा हूं आपको कि आप घर में हो, तो घर में कहाँ रहोगे, घर में रहोगे। घर में क्या एक्सिस्टेंस है, घर में यानी कि कोई कमरा होगा वहां रह रहे होगे आप, उसके अंदर ही तो रहोगे, या घर ऐसे खुला कुछ हॉल है वहां रह रहे हो। अगर मैं कहता हूं कि इस घर में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इस घर में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं 4, जैसे मैं यहाँ पे आप देखो इस कन्फिगरेशन में 2 है, तो इसका मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, O के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, यहाँ भी 2 रह रहे हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, ये 6 रह रहे हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसका मतलब, ये ऑर्बिट में रह कैसे रहे हैं, ऑर्बिट का मतलब क्या है कि किस ऑर्बिट में रह रहे हैं। तो मेरा ये है कि ऑर्बिट के अंदर भी छोटे सब शेल होते हैं जिनको हम कमरे की तरह देखते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रॉन उन कमरों में पाए जाते हैं। ये चीज समझ आ रही है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। यस सर। जैसे ये सब आपने शेल्स के नाम पढ़े, इसी तरीके से 4 हम सब शेल भी हैं हमारे पास, S P D और F। ये हमारी 4 सब शेल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स होती हैं। K के अंदर भी होंगी, L में भी होंगी, M में भी होंगी, N में। जो S का मतलब क्या है, ये कमरा है इस तरीके। तो S के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। S एक छोटा कमरा है ऐसे, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। P जो है, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। P एक बड़ा कमरा है ऐसे। इस कमरे में 3 बेड पड़े हुए हैं आराम से, डबल बेड, और 3 लोग सोते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 2 के पेयर में। इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में सेव होते हैं ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ। S के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। D वाला जो कमरा है ये और बड़ा कमरा है। इसके अंदर क्या है, ऐसे करके 5 सेक्शन बने हैं, 5 बेड है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे, है ना, इस तरीके से 2 यहाँ रहेंगे, 2 यहाँ रहेंगे। और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी और अच्छी कैपेसिटी है, इसमें ऐसे 7 लोग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझिए कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात कर रहा था, तो मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि ये और समझ आए।
कि जब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात कर रहा था, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का सीधा सीधा मतलब ये था कि अगर मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के में जा रहा है, यानी कि ये दो के अंदर जा रहे हैं, तो के का मतलब क्या है कि वो के अंदर एक ऑर्बिटल है उसमें जा रहे हैं, के अंदर एक ऑर्बिटल है उसके अंदर जा रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ एल में 8 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो एल के अंदर भी एक ऑर्बिटल है उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो अब यहाँ ये समझना है कि जो के शेल है इसका नंबर 1 होता है, एल शेल का नंबर 2 होता है, एम शेल का नंबर 3 होता है और एन शेल का नंबर 4 होता है। तो ये जो हमारी के शेल है ना, इसमें एक ही सब शेल होती है, दैट इज 1s। इसके अंदर एक ही सब शेल होती है, उसका नाम है 1s। एल के अंदर दो सब शेल होती हैं, 2s और 2p, 2s और 2p। एन के अंदर एम के अंदर तीन सब शेल होती हैं, 3s, 3p और 3d। ये तीन नंबर जो है ये डिनोट करने को तीसरी शेल है, और उसके अंदर spd ये सब शेल के नाम। ऐसी एन के अंदर चार सब शेल होती हैं, 4s, 4p, 4d और 4s। समझ आया आपको मैं क्या बताना चाह रहा था? कि ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल, सेल के अंदर सब शेल, और उन सब शेल के चार नाम है sp। अब देखिए के अंदर अभी हमने पढ़ा कि दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? दो। तो के अंदर एक ही सब शेल है 1s, और 1s में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं s के अंदर खाली, तो इसलिए के की कैपेसिटी दो की ही है। एल में हमने पढ़ा कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो एल के अंदर दो सब शेल है, एक एस है एक पी है। एस की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, पी की 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है। तो इनके अंदर कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन टोटल आ रहे हैं। देख पा रहे हो? एम के अंदर हमने यस सर।